नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे खेल जगत और व्यापार जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। 24 महिलाओं समेत 412 उम्मीदवार मैदान में। सदियों पुरानी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति साझा करते हैं भारत कंबोडिया। 3 दिवसीय यात्रा पर नोम पेन्ह पहुंचे उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 31% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में 10.54 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष कर संग्रह। अप्रैल से 10 नवंबर तक 1.83 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी। जलवायु परिवर्तन पर COP27 की बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया संबोधित। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के अपने संकल्प को डबल डाउन करने का किया आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। विधानसभा की 68 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। 24 महिलाओं समेत 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67, बहुजन समाज पार्टी ने 53, सीपीएम ने 11, सीपीआई ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य की अहम मानी जाने वाली सिराज सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस से चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। इसके अलावा दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर शिमला ग्रामीण सीट से मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को मंडी जिले की दरंग सीट से पार्टी ने फिर प्रत्याशी बनाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे शिमला से जुड़ रहे हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। कैसा माहौल है, मतदाताओं में कैसा उत्साह है? पराक्रम, बिल्कुल उत्साह है। अब धीरे धीरे लोग, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मौसम बहुत अच्छा है आज और लोग घरों से निकल पड़े हैं। खासकर जो युवा है उनमें अच्छा उत्साह है, जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं उनमें बहुत अच्छा उत्साह है। और तस्वीरों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे तो ये अच्छा हमारे सामने होगा। अच्छी बात ये भी है, तस्वीरों हम दिखा भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो, उनका पूरा परिवार वोट डाल चुका है। उन्होंने जब मीडिया से बात भी करी तो उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मिशन रिपीट होगा और रिवाज जरूर बदलेगा। ये उन्होंने फिर दावा आज किया है। इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधा कनेक्ट है पराक्रम हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश को वो अपना दूसरा घर भी मानते हैं और यहाँ के वो प्रभारी भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का वो कोना कोना जानते हैं। हर लोगों से उनका सीधा कनेक्ट है, भावनात्मक कनेक्ट है। तो उन्होंने भी अपील की है सभी लोगों से कि वो घरों से निकले, मतदान करें और जो पिछला रिकॉर्ड है 75% का 2017 विधानसभा चुनाव का, वो रिकॉर्ड टूटे। और ये दावा चुनाव आयोग ने भी किया है कि इससे ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव अधिकारी उन्होंने मेरे से बातचीत में कही थी। और लोग निकले हैं पराक्रम। इसके साथ गृह मंत्री ने भी अपील की है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार हिमाचल में कैंपेन किया। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आए, तो सभी लोगों ने हिमाचल की जनता से, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में जाकर इस बार प्रचार किया, संबंध बनता है लोगों से। हिमाचल से सभी जो केंद्रीय नेता हों, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, लगातार हिमाचल आते रहते हैं। और चुनाव के दौरान तो ऐसा सब कुछ हुआ, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस की तरफ से भी सब, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। यहाँ पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष वो आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, अशोक गहलोत आए, भूपेश बघेल यहाँ पे थे, कांग्रेस के सारे नेता थे। तो हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कि जो केंद्रीय नेता हैं सारे के सारे वो यहाँ पे थे। उन सभी भी वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से और इस अपील का निश्चित रूप से असर होगा। पवन, हिमाचल प्रदेश की सियासत में जो ट्रेंड का जिक्र किया जाता है, उस ट्रेंड में ये कहा जाता है पवन कि पंचवर्षीय सरकार वहां की जनता बनाती है, मतलब 5 साल के लिए एक सरकार और अगले 5 साल के लिए दूसरी सरकार। ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें हैं,
तो ये कहा जाता है कि यदि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा बढ़ती है। आपको लगता है कि इस तरीके के समीकरण आज के दिन भी देखने को मिल सकते हैं हिमाचल में? पराक्रम, इस बार हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि बहुकोणीय मुकाबला है, कट टू कट मुकाबला है जी। और बड़ा कड़ा मुकाबला है। और इस बार हमने जितने भी चाहे सर्वे करने वाली एजेंसीज हो, हिमाचल में जो रिवाज बदलने वाली बातें हो, पर अभी कंफर्म तौर पे कोई किसी ने भी नहीं कहा। तो इस बार क्योंकि यहाँ का मतदाता जो है पराक्रम बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ा लिखा है और वो जानता है सब कुछ। वो इस पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ओपीएस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों को, तो कांग्रेस ने उसको एड्रेस किया। महिलाएं हैं और अपनी आज़ादी से वोट करती हैं। जो पहाड़ी महिलाएं हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता पारिवारिक रूप से, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गया, यहाँ की जो नज़दीकी जो विधानसभा सीट है वहाँ मैंने महिलाओं से बात करी तो बहुत सजग मुझे नजर आई। उन्होंने हर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो महिला सशक्तिकरण है, उनकी शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई की तरफ, महंगाई को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही कि बहुत महंगा है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो वो महिलाओं की तरफ से ये सारे मुद्दे रहते हैं और वो सारे रिफ्लेक्ट आएंगे इसके दौरान। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे अगर मतदान की मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। अगर आप देखिएगा आज शाम तक जैसे ही प्रतिशत आएगा कि कितनी महिलाओं ने वोट किया, तो महिलाएं 20 ही साबित होंगी पुरुषों के मुकाबले में, ऐसा मैं कह सकता हूं। और ये दावा चुनाव आयोग की तरफ से भी किया गया है कि उन्होंने ऐसे अच्छे जागरूकता अभियान चले हैं, उसमें जो उन्होंने बताया मुझे कि जागरूकता अभियान जितने भी चले वोटिंग को लेकर, उसमें महिलाओं ने ज्यादा उनका सहयोग दिया। कॉलेजेस में गए, चाहे बाकी भी चीजें गई, तो जो छात्राएं थी, जो वोटर्स हैं, वो ज्यादा उसमें सामने आई। तो रिफ्लेक्ट आएगा निश्चित रूप से पराक्रम पूरे दिन में, जैसे ये जो है मतदान का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। पवन, हिमाचल प्रदेश के युवाओं में मतदान को लेकर कैसा उत्साह है? कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पहली बार मतदान करने वाले युवा? पराक्रम, जहां तक युवाओं की बात है तो युवाओं से मैंने बात करी। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जहां पे हिमाचल के जो राजनेता, मौजूदा राजनेता हो चाहे पूर्ववर्ती राजनेता हो, वो वहीं से पैदा हुए। वहां पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से होती है। वहां जब मैंने वहां छात्राओं से या छात्रों से मैंने बात करी तो बेरोजगारी उनके लिए बड़ा मुद्दा था, वहां पे महंगाई बड़ा मुद्दा था, शिक्षा के क्षेत्र में और विकास हो ये बड़ा मुद्दा था, रिसर्च हो, रिसर्च में जाएं ये बड़ा मुद्दा था वहां पे। और वहां की जो पल्स उन्होंने कहा कि वहां पे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो है पढ़े लिखे लोग हैं पर बेरोजगारी जो है वो दर लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र कम है, सिर्फ जो है बद्दी बरोटी वाला है जो प्लेन से जुड़ता है नीचे, वो औद्योगिक क्षेत्र है, बाकी कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। तो जो पढ़े लिखे हिमाचल के नौजवान हैं उनको हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलना पड़ता है यहाँ से, तो उनको रोजगार कैसे और हिमाचल में मिले ये बड़ी बात है। उनकी तरफ से मांग भी आई थी कि हिमाचल प्रदेश में 63,000 जो पद हैं वो खाली हैं अभी सरकारी क्षेत्र में, तो उनको भरा जाए। ये वहां लगातार युवाओं की तरफ से मांग आती रही है। और ये क्योंकि युवाओं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो मैनिफेस्टो अगर हम दोनों पार्टियों को देखें तो वो बड़ा मुद्दा सामने आया। कांग्रेस ने अपना प्रतिज्ञा पत्र जो है जारी किया तो उसमें 5 लाख रोजगार देने की बात करी पराक्रम कांग्रेस ने। और उसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट जैसे होगी तो हम 1 लाख नौकरियों के लिए हम पहली कैबिनेट में मंजूरी दे देंगे। आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दलों पर युवाओं का और बेरोजगारी के मुद्दे का कितना असर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम 8 लाख नौकरियां देंगे। तो ये आंकड़ा देखिए, फिर बीजेपी ने फिर सवाल आरोप प्रत्यारोप चलते हैं कि ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा सीधे शिमला से ताजा अपडेट हमको दे रहे थे। सनसद टीवी एक बार फिर अपने सभी यानी कि हिमाचल प्रदेश के सभी दर्शकों से अपील करता है कि यदि आपने अब तक वोट नहीं किया है तो जरूर निकलिए घर से और मतदान जरूर कीजिए। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे तेलंगाना के रामागुंडम में आरएफसीएल संयंत्र का दौरा करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:15 पर प्रधानमंत्री रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित NH 326A
के नरसन्नापेटा से पत्थपट्टनम खंड को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो लगभग 6.65 MMSCMD की क्षमता वाली गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों में आज की कई चुनौतियों का जवाब है। बापू के आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित होकर हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्था के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधीवादी मूल्य तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं, चाहे वो संघर्ष को समाप्त करने के बारे में हो या जलवायु संकट के बारे में। You are all graduating at a very important time. Gandhian values are becoming very relevant. Whether it is about ending conflicts or the climate crisis, Mahatma Gandhi's ideas have the answers to many of today's challenges. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में गांधीग्राम में रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए खड़े थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। इस इको फ्रेंडली टर्मिनल में बांस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, बांस के वस्तुओं का, और ये 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इसे टर्मिनल इन अ ग्रीन भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नामक यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास के लिए केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करती है। यह प्रतिमा 218 टन वजनी है। इसे यहां केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया। इसमें लगी तलवार 4 टन की है। प्रतिमा के पीछे 23 एकड़ में फैला एक विरासत थीम पार्क है, जो 16वीं सदी के शासक को समर्पित है। इस परियोजना की कुल लागत करीब 84 करोड़ रुपए है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को कंबोडिया की राजधानी नोमपेन्ह पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नोमपेन्ह में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और यह साल आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति की कंबोडिया के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता हुई। साथ ही अन्य देशों के नेताओं के साथ भी उपराष्ट्रपति द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। आज उनका कंबोडियाई विरासत स्थलों पर भारत द्वारा किए जा रहे संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए सीएम रिप जाने का भी कार्यक्रम है। इसमें 8 संवाद साझेदार भारत, चीन, जापान, कोरिया, गणराज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति कंबोडिया में रह रहे भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देश समृद्ध परंपराएं और संस्कृति साझा करते हैं और सदियों पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह विशेष अवसर है जब भारत और कंबोडिया राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह वर्ष भारत आसियान मैत्री वर्ष के साथ भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी है। उन्होंने कहा कि विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण हमारे संबंधों के प्रमुख घटक रहे हैं। Dear friends, India is extremely proud of the contribution that has been made globally by its people all over. We are happy that this is being done significantly in this part also. Let me share with you, India is on the rise as never before. Our rise is unstoppable. India, in the difficult times the world is facing, has turned out to be an island of opportunity and a favorite destination of investment. इससे पहले नोम पेन पहुंचने पर कंबोडिया के डाक और दूरसंचार मंत्री शी वनदेत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हमारे संवाददाता उमेश शर्मा भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहां क्या कुछ होने वाला है। आज सुबह भारत के उपराष्ट्रपति और कंबोडिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर बात की गई। इस मुलाकात में कई एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। इसी होटल में अभी भारत आसियान समिट चल रही है, जो कुछ देर में खत्म होने वाली है। इसके बाद उपराष्ट्रपति आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद दिन में उपराष्ट्रपति कंबोडिया के किंग से भी मिलेंगे। बिल्कुल उमेश, और इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन के तहत आप भारत और कंबोडिया के संबंधों को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और आसियान देशों के बीच में संबंध आज के नहीं हैं, ये संबंध काफ़ी पुराने हैं। और बात करें तो इस साल भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों के 30 साल पूरे हो रहे हैं और आसियान और भारत इसे मैत्री वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारत और आसियान के बीच में संबंधों को इस बात से भी समझा जा सकता है, जब कोविड में आसियान देशों को भारत से कोविड वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सबसे पहले फ़ोन किया और इन्होंने कंबोडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मदद की। उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे और इसको लेकर दोनों देशों का नजरिया काफी सकारात्मक है। 9वीं भारत अमेरिका वित्तीय भागीदारी मंच की बैठक की शुरुआत के मौके पर अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन के साथ संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता से हमारे बीच लंबे समय से चले आ रहे बेहतर संबंधों को और मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय भागीदारी मंच के माध्यम से पर्याप्त और बहुआयामी सहयोग द्विपक्षीय संबंधों की एक प्रमुख आधारशिला है। Our meeting today will lend greater vigor to our economic relationship, strengthen businesses to business links, and facilitate coordinated policy stance to address the pressing global economic challenges. The 9th meeting of the EEFP is also being held against the backdrop of India preparing to assume the G20 presidency. By demonstrating the necessity of cooperation and clear and open communication. Our strong trade, investment, and people-to-people ties make the bilateral economic and financial relationship a critical element of that partnership. इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, साथ ही डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी नजर। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण 15 नवंबर को किया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड होंगे और इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों सहित उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा लंबित रखने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताया। हरियाणा के 9 जिलों में सरपंच व पंचों का चुनाव आज होगा। अंबाला, चरखी, दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिलों के 57 ब्लॉक में 2683 सरपंचों और 25,655 पंच पदों के लिए आज मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और प्रदेश कार्य समिति की बैठक 12 और 13 नवंबर को झुंझुनू में होगी। आज प्रदेश पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर, प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और आगामी कार्य योजनाओं सहित राज्य के विभिन्न जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनावों के लिए नामांकन जारी है। इसी बीच आज बीजेपी दिल्ली एनसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी 4 दिसंबर को होने वाले एनसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी की घोषणा की, जिसमें शहर में 3 भराव स्थलों को साफ कराने, नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करने, नगर निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने जैसी चीजें शामिल हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 25 तुगलक रोड नई दिल्ली में दोपहर 12:15 पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आईसीयू रोगियों के परिचायकों के लिए एक कॉल सेंटर सुविधा शुरू करेगा, जिससे परिजनों के रोगियों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में मदद मिल सकेगी। झारखंड की राजधानी रांची में आज से विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। यह ट्रॉफी टूर्नामेंट 23 नवंबर तक चलेगा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी कि JSCA की मेजबानी में होने वाली इस ट्रॉफी टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें भाग लेंगी और रांची में कुल 21 मैच होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र के साथ डेंगू के आंकड़ों पर कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को मच्छर जनित इस बीमारी को नियंत्रित करने के बारे में सूचित करने के अलावा उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपना वक्तव्य दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं से ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में अपने संकल्प पर डबल डाउन करने का आग्रह मैं करता हूं। जो बाइडेन ने कहा कि हम अब अपने कार्यों के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं रह सकते या अपनी गलतियों को दोहराना जारी नहीं रख सकते। As I stand here before you, we've taken enormous strides to achieve that. But I don't stand here alone. This progress is being driven by young people all across America. जर्मनी आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र अधिकार परिषद से ईरान पर विशेष सत्र आयोजित करने को कहा है। दोनों देशों ने ईरान में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संबंध में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति को संबोधित करने के लिए कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर। चालू वित्त वर्ष में अभी तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 31% बढ़कर 10.54 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह बेहतर रहने से सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इजाफा हुआ है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पूरे वित्त वर्ष के बजट लक्ष्य का 31.31% है। चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक
1.83 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 10.54 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 39.69% अधिक है। सकल कॉर्पोरेट कर में 22.03% और व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 40.64% की बढ़ोतरी हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय कंबोडिया दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति की आज कंबोडियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। की तस्वीरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दोनों कंबोडिया के दौरे पर हैं। इस दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति पेश की। आइए आपको दिखाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुंदर झलकियां। इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 12 नवंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 12 नवंबर साल 2009 को विश्व निमोनिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को पहली बार ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर निमोनिया की गंभीरता उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संगठनों और देशों को निमोनिया से मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया ही है। 12 नवंबर साल 1946 को महामना मदन मोहन मालवीय का निधन हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामना ने अपना जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया। साल 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा।